अब मैं राय साहब के पास आती हूँ। राय साहब, आज तमाम तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं कि भाई ये नेशनल शेम है, जैसा मैंने अभी पढ़ के आपको बताया कि देखिए लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। लोग गुस्सा है, लोगों में जेन्युइन गुस्सा फूट रहा है इस समय कि एक घोटालेबाज, एक लुटेरे नीरव मोदी के सपोर्ट में एक रिटायर्ड जज क्यों आता है। बड़े शालीनता से संजय हेगड़े जी ने कहा कि भाई अगर इतना लोगों को बुरा लग रहा है तो इस पर रूल बन जाए। लेकिन आज आपके हिसाब से, आपके नजरिए से मैं समझना चाह रही हूं कि आज मैसेज क्या जाता है जब रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा नीरव मोदी के बचाव में खड़े होते हैं या साक्ष्य देते हैं। देखिए, संजय हेगड़े जी अभी सत्यनारायण जी का कथा कह के यहां से चले गए और पूरी बातचीत, ये सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं, ये जुडिशियल करप्शन पे बोलते हुए जजों को हमेशा बचाने का प्रयास क्यों करते हैं, उनकी सुरक्षा में, उनके डिफेंस में तर्क क्यों बढ़ते हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो मिस्टर दीपक वर्मा है। आप दिल्ली में रहती हैं, आप उनके घर पे जाके देखिए क्या लिखा होगा। मैं जिस भी शहर में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को का नेम प्लेट देखता हूँ, जस्टिस दीपक वर्मा आगे रिटायर्ड लिख दिया जाएगा, छोटा सा, जो कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं पढ़ा जाता। ये रिटायरमेंट के बाद ये जो करते हैं, ये वही करते हैं जो रिटायरमेंट के पहले करते आए। इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं। इसमें हेगड़े साहब को नियम कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है कि जज साहब को तो ये अधिकार है, ये स्पेशल विटनेस के तौर पे। हमें विटनेस के तौर पर किसके लिए तुमको जाने का अधिकार है? तुमने शपथ लिया है भारत के 140 करोड़ गरीब लोगों को न्याय दिलाने का, और तुम न्याय दिला रहे हो मरने के बाद भी नीरव मोदी को। तुम्हारा बत्ती हट गई, तुम्हारा झंडा हट गया, तुम्हारा पुलिस का प्रोटेक्शन हट गया, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक ललक बची है कि इस सेठ को तो मैंने उस कुर्सी पे बैठ के बचाया, अब ये सेठ से फीस लेकर तब भी घूस ले रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट था वो भी पैसे पे था। प्रशांत भूषण जी ने स्पष्ट कहा कि एक जज ने, अब नाम भूल जाता है क्योंकि एक ही नाम के, दीपक नाम के ही 3 जज है, इसने क्या 8,000 करोड़ से ज्यादा का लाभ पहुंचाया है अडानी को सिर्फ 3-4 जजमेंट से। अरे जस्टिस दीपक वर्मा को भारत के संविधान का कखा का भी मालूम होता तो वो जेल में इसके उत्पीड़न की बजाय जेल में जो हजारों आदिवासी बंद हैं, जो अंडर ट्रायल्स बंद हैं, जो मुस्लिम लोग दंगे के नाम पे और फसाद के नाम पे, गो हत्या के नाम पे, गो कसी के नाम पे बंद है, उनको छुड़ाने रिहाई के लिए बोलते। जस्टिस दीपक वर्मा कहते हैं कि हुसैन आरा केस को दोबारा खोलिए और इसको देखा जाए कि भारत की जेलों में कितने लोग हैं जो अपने सजा से ज्यादा सजा काट चुके हैं, उनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ, उनको जेल से बाहर करिए। प्रिजनर्स राइट का यह मतलब है कि जो इस देश के आम आदमी के पैसे के विलासिता पर जो कर रहे हैं, आपको मालूम है, पता नहीं कैसे हेगड़े साहब ने इसका बचाव किया। पंजाब नेशनल बैंक में किसका पैसा जमा होता है? पंजाब नेशनल बैंक में छोटे छोटे दुकानदारों का, बाबुओं का, डेली वेजर कर्मचारियों का, स्मॉल जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनकी बचत का पैसा, जो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया महीना जमा करते हैं, और वो पैसा दे दिया तुमने इस देश के भगोड़े पूंजीपति को। और उसको बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड जज इनका बचाव कर सकता है। तो ये लोकतंत्र किसके लिए? नीरव मोदी के लिए है, मेहुल चौकसी के लिए है, या वो शराब का व्यापारी, वो बियर का व्यापारी, उसके लिए? तो हम लोग क्या करेंगे? हमको तो जस्टिस रामभूषण मेहरोत्रा की मूर्ति लगवाने की मांग करती है इलाहाबाद के चौराहे पर। जब पीयूसीएल की एक एक्टिविस्ट, लेखिका और संपादिका सीमा आजाद को माओवादी कह के बंद किया, तो इलाहाबाद जिला कचहरी के सड़क पर रामभूषण मेहरोत्रा एक दरी बिछाई गई जिसमें प्रोफेसर बीएल शर्मा और डॉक्टर रवि किरण जैन के साथ वो जमीन पर बैठे। उनसे जाकर सीखने के एक रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई भी पोस्ट रिटायरल की कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे, मरते दम तक नहीं किया। और मेरे साथ, मेरे तमाम साथियों के साथ, मनीष भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने पब्लिक हियरिंग में घूमते रहे, कहीं बुनकरों के लिए,
कहीं मनरेगा मजदूरों के लिए, कहीं फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ, कहीं महिलाओं को, दलितों को नंगा घुमाया गया महिलाओं को, उसके सवाल पर ये रिटायर्ड जज का, जस्टिस कोलसे पाटिल को आप बुलाती है ना, इनको क्यों नहीं ऑफर मिलता नीरव मोदी जी की तरफ से कि आप भी आइए, स्पेशल विटनेस होइए? ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जुडिशरी को भ्रष्ट करने के बाद अब नहीं, तो आपने ये कहा, आप क्या ये कह रहे हैं कि जस्टिस दीपक वर्मा को नीरव मोदी ने पैसे दिए होंगे ये काम करने के लिए कि भाई आप हमारे बचाव में आओ? स्पेशल विटनेस किस बात के लिए होंगे? जितना वो कर्जा लिया, जितना वो लूट के गया, उसका 1/4 यही लोग खा चुके होंगे उसका, कि तुमको लंदन में किसी तरह से बचा के रखा जाएगा। नीरव मोदी के वकील बने हैं, विटनेस बने हैं, तो इसके वो गंगा नहाने के लिए थोड़े बने हैं। नीरव मोदी ने इनके लड़के बच्चों के लंदन और वाशिंगटन में पढ़ाई का भी जिम्मा लिया होगा। ये कितने तरह की सुविधाएं इस देश का लुटेरा पूंजीपति दे सकता, इसकी हम अब कल्पना कर सकते हैं। हम तो बहुत सोचेंगे तो सोचेंगे बहुत अच्छे होटल में हम नॉनवेज खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। इनकी विलासिता के बारे में तो एफस्टीन वाला परिवार है, यहाँ तो कुछ भी इनको उपलब्ध है। जुडिशरी को बचाना है तो इस तरह के जजेस को रिटायरमेंट के बाद भी इनका पीछा किया जाना चाहिए। मुझे अफसोस है, हमारे जसवंत वर्मा साहब जब नोट कांड में फंसे थे तो बहुत सारे लोग आगे पीछे इसी तरह उनका साथ दे रहे थे, समर्थन कर रहे थे। वो जान रहे थे कि अगर जुडिशियल करप्शन के खिलाफ कोई आवाज वैलिडेट हो गई तो बहुत सारे लोगों के करप्शन उठेंगे। जुडिशरी को लेकर बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। हमारे कुछ एक मुट्ठी ईमानदार कर्मठ जज हैं, उन्होंने वही जुडिशरी को बचाए हुए हैं, नहीं तो बाकी तो सरकार की तरफ देख रहे हैं। जस्टिस दीपक वर्मा ने जो नीरव मोदी के बचाव में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए या गवाह के रूप में वो आए, आज इससे क्या मैसेज जा रहा है कि भाई जो रिटायर्ड हो जाते हैं जज, वो अब इसी तरीके से लोगों का बचाव करेंगे पैसा लेकर? मुझसे पूछा नीलू जी, यस, मुझसे पूछा, मैं तो यही कर रहा हूँ, जस्टिस दीपक वर्मा ये साबित कर रहे हैं कि एज ए जज जो वो कर रहे हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद भी वही करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरे से ही नकाब उठा दिया और इसके जरिए ढेर सारे और नकाब उठा दिए। जस्टिस वर्मा के लिए ठीक है, आप बड़े आप कॉर्पोरेट लॉयर हो जाइए, आप वो आईसीजे में बहस करिए, आप लंदन में जाकर बहस करिए, आप कॉर्पोरेट के वकील हो जाइए। बहुत लोग कॉर्पोरेट के वकील होते हैं, आर्बिट्रेशन में काम करते हैं, लेकिन एक देशद्रोही एक इस देश के आम आदमी का पैसा लेकर एक अपराधी भागा है, उसके गवाह बन रहे हैं, उसके विटनेस बन रहे हैं, इससे डूब मरने की बात है। आयगड़े साहब, जज साहब लोग कहते हैं कि द जज नेवर रिटायर्स, वो मरते दम तक जज रहता है, जस्टिस लिखता है। हम लोग हमारे लिए अच्छा लगता है कि हम उसको सम्मान से देखते हैं। जस्टिस शब्द के प्रति हमारे मन में बहुत बड़ा आदर है, वो समाज को बचाने वाला शब्द है। लेकिन जब समाज को डुबाने वाले लोगों का साथ देने लगेगा तो उसके विरुद्ध बोलना ही पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है एज ए वकील, एज ए नागरिक। राय साहब, एक नया टेम्पलेट है ये भाई, अगर आप भाग के देश छोड़ के आप चले जाते हैं और आप भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अगर बचाव में कोई रिटायर्ड जज आ जाएगा तो फिर आपको सैंक्टिटी मिल जाएगी, आपको एक लीगल वैलिडेशन मिल जाता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा रिटायर्ड जज आज हमारे पक्ष में खड़ा हो गया है, तो इसका मतलब कि मैं गलत तो नहीं हूँ। वो गलत भी होगा तो भी अपने आप को सच साबित करेगा कि देखिए। यही तो पूरा बाजार का खेल है कि हाई कोर्ट के जज के सामने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की गवाही शुरू हो जाएगी, तो वो तो सोचेगा कि मेरा बॉस जो है इसका कर रहा है, तो उसका भी कलम जो थोड़ा थरथराएगा, सोचेगा वो भी कि अब नीरव मोदी को मैं फांसी पे लटकाऊं कैसे, बचाने वाला तो मुझसे बहुत बड़ा मसीहा है। ये गलत संदेश जाएगा जुडिशरी को, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिन्हें हथकड़ी बेड़ियों में, जिनको उन्हीं तकलीफों में ले जाना चाहिए तिहाड़ जेल में और डासना जेल में, वही आदमी बचाने के लिए खड़ा हो गया। अरे दीपक वर्मा अपने घर पर रोक लेना वो नीरव मोदी को, और आदेश करते हैं कि साहब इनको हाउस अरेस्ट में मेरे घर पे रखा जाए।
पुलिस बाहर रहेगी और जो प्रतिबंध लगाना हो लगा लीजिए, लेकिन मेरे घर पे इनको रखा जाए। ये सुविधा क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये कोई मजाक हो गया है क्या कि नीरव मोदी की को बचाव के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों को संविधान में इतना बड़ा दर्जा मिला है। ये खुद जस्टिस वर्मा को मालूम है कि नहीं कि देश इनको कितनी इज्जत देता है। छोड़ दीजिए हाई कोर्ट के जज हो गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज अपने कॉरिडोर से गुजरता है तो कोई वकील चल नहीं सकता उस कॉरिडोर में, वो सम्मान में खड़ा हो जाता है एक तरफ। हम आपके लिए इतना सम्मान कि हम पलक पावड़े बिछाए हैं और आप जो है भगेड़ों और लुटेरों के विटनेस बनने के लिए कहेंगे कि हमारे को कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। क्या संविधान हर चीज लिखा है? संविधान में बिना लिखे हुए चीज को आप नहीं पढ़ते हैं? आपको नारिमन साहब ने जो रीडिंग द साइलेंसेस की बात की है संविधान में, वो आपको नहीं समझ में आ रहा कि जो नहीं लिखा गया उसको कैसे पढ़ा जाए? तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है। ये इस बात पे नहीं होगा कि इनके लिए कोई रूल्स और कोई प्रोसीजर नहीं बना है। एक एक कदम रखने का प्रोसीजर बना है, प्रोसीजर है, उसको आप अलिखित है। तो एक देश तो बिना संविधान के ही चल रहा है, कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है ब्रिटेन में, और लिखित संविधान है लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुकून और शालीनता से चल रहा है। वहां के लोगों के राइट्स इस तरह वायलेट नहीं होते हैं। वहां भी माइग्रेंट्स के नाम पे जो पुलिस जाती कर रही तो लोग खड़े हो गए, वहीं पे गोली एक औरत ने शहीद हो गई। वहां तो सिविक सेंस बहुत ज्यादा है। वहां तो कोई तो लिखा हुआ हर चीज आपको पर्ची पर लिख के दिया जाए। जैसे दीपक वर्मा साहब कि आप दरवाजे से निकलेंगे तो पहले बाएं ताकेंगे या दाएं ताकेंगे, सब आपको बताया जाएगा। बुढ़ापे में आप रूल्स मांग रहे हैं कि हमको कहाँ मना है? अरे मना नहीं तो आम आदमी के पक्ष में खड़े हो जाइए, मना नहीं तो तमाम बंदियों के लिए लड़िए जो जिनका जेल में रोज 20 साल से टार्चर हो रहा है। मना नहीं तो उमर खालिद के लिए एक बार आंसू बहा दीजिए जंतर मंतर पे। वहां धरना देने पर भी आपको कोई रोका नहीं। किसी किताब में नहीं लिखा है कि रिटायर्ड जज जंतर मंतर पे धरना नहीं देगा। रिटायर्ड जज तो जेल भी गए हैं किसानों के समर्थन में। कौन से पाटिल साहब को खुद तो वो उत्पीड़न जेल है। नागरिकता आंदोलन में लखीमपुर की तरफ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को पुलिस थाने में बैठा दिया था, मुस्लिम जज को। जी